वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तथागत कोचिंग। वास्तविक संख्याओं के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को फिनिश कर लिया था। एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने के लिए हमें पढ़ना होगा पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। और इस प्रमेय को समझने के लिए पहले हमें दो बातों का ज्ञान होना चाहिए। उसमें पहली बात है आपकी भाज्य संख्याएं। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स। पहले हम समझते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हों वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए मैंने एक संख्या ले ली 4। 4 के अगर हम गुणनखंड लिखना चाहें तो 4 के गुणनखंड होंगे 4 के गुणनखंड। देखिए, जब हम गुणनखंड लिखते हैं, सभी गुणनखंडों को जब हम लिखते हैं तो वे सभी संख्याएं लिख लेते हैं जिन संख्याओं का 4 में भाग जाएगा। तो 4 में 1 का पूरा भाग जाएगा, तो 1 4 का एक गुणनखंड है। 4 में 2 का भाग जाएगा, 2 भी 4 का एक गुणनखंड है। 4 में 4 का पूरा भाग जाएगा, 4 भी 4 का एक गुणनखंड है। तो यहाँ 4 के 3 गुणनखंड मिले, 1, 2 और 4। तो ये 3 गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए 4 एक भाज्य संख्या है। 4 यहाँ पर भाज्य संख्या है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी सम भाज्य संख्या है। ये आपको मालूम होना चाहिए। भाज्य संख्याएं ये होती हैं। एक उदाहरण और ले लेता हूं। मैंने मान लीजिए एक संख्या ले ली 12। ये भी भाज्य संख्या है क्योंकि इसके जो गुणनखंड होंगे वो 1 होगा, 1 का भाग 12 में जाएगा। फिर 2 का पूरा भाग 12 में जाता है, 2 भी इसका एक गुणनखंड है। 3 का भाग भी जाता है, 3 भी इसका एक गुणनखंड है। 4 का भी भाग 12 में जाता है पूरा, 4 भी इसका एक गुणनखंड है। 6 का भी भाग 12 में पूरा जाएगा, तो 6 भी इसका एक गुणनखंड है। 12 का भाग जाएगा इसमें, तो 12 भी इसका एक गुणनखंड है। तो यहाँ 12 के 1, 2, 3, 4, 5, 6 गुणनखंड मिले, 2 से अधिक है, अगर 12 एक भाज्य संख्या है। तो ये होती है आपकी भाज्य संख्या। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं एवं 1 के अलावा कम से कम किसी एक संख्या से और विभाजित हों, तो वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, इन्हें हम इंग्लिश में कहेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, इनकी बात कर लेते हैं। तो ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, और वो 2 गुणनखंड एक स्वयं वही संख्या होगी और एक 1 होगा। इसके अलावा कोई तीसरा इनका गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे मैंने एक संख्या ले ली 2। अगर हम 2 के गुणनखंडों की बात करें तो 2 के गुणनखंड आपको प्राप्त हो जाएंगे, एक 1, एक 2। 2 में एक 1 का पूरा भाग जाएगा और 2 का पूरा भाग जाएगा। 2 में अब किसी का पूरा भाग नहीं जा सकता। तो 2 के 2 गुणनखंड है, 1 और 2। तो यहाँ गुणनखंडों की संख्या 2 है, इसलिए 2 एक अभाज्य संख्या है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2
सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है नंबर 1, और नंबर 2 केवल 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, एक बात। और दूसरी बात यहां पर समझनी है, मैं लिख देता हूं, 2 सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं हो सकती, केवल 2 ही ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। अभाज्य संख्याओं में आगे बढ़े तो 3 को देख लो, 3 के भी गुणनखंड 3 में या तो 1 का भाग जाएगा या 3 का जाएगा, 2 ही गुणनखंड हुए, इसलिए 3 भी ये अभाज्य संख्या है। ऐसे ही हम बात करें 5 की, तो 5 अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं की जो सीरीज मिलेगी आपको प्राकृतिक संख्याओं में से 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19 एंड सो। ये बहुत सी आपको अभाज्य संख्याएं मिल जाएंगी, ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब हम बात करते हैं 1 की। मैंने अभी 1 को छोड़ दिया, 2 की बात कर ली, 3 की बात कर ली, 4 की बात कर ली, मैं बात करता हूं 1 की। तो 1 के जो गुणनखंड होंगे, ये एक अच्छा रिजल्ट है, 1 के जो गुणनखंड होंगे वो आपके ओनली 1 ही होगा। तो 1 के गुणनखंडों की संख्या 1 है, तो फिर ना तो ये भाज्य हुआ ना अभाज्य हुआ, क्योंकि भाज्य के लिए गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होनी चाहिए थी, नहीं है, और अभाज्य के लिए गुणनखंडों की संख्या एग्जैक्ट 2 होनी चाहिए थी, 2 भी नहीं है गुणनखंड। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण बात है कि 1 न तो भाज्य संख्या है, 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या, और न ही अभाज्य संख्या है। ये ध्यान रहेगा, 1 को न तो हम भाज्य संख्याओं में गिनेंगे और न ही अभाज्य संख्याओं में इसे गिना जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये समझा भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर्स, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स। एक ऐसी भी संख्या है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, इसको हम भाज्य एवं अभाज्य किसी प्रकार की संख्याओं में नहीं गिनेंगे। जब हमने भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं को समझा दिया, तब मैं बात करता हूं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो बहुत सरल सी बात है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, बस यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। कोई भी भाज्य संख्या जो होगी वो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होगी, कोई भी भाज्य संख्या, बस यही गणित की अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। अब इसमें हम उदाहरण ले लेते हैं, कोई एक भाज्य संख्या, मान लीजिए मैंने ले ली 24, एक भाज्य संख्या ले ली 24, तो ये 24 भाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो मैं यहां 24 के अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग देते हैं, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 से विभाज्यता का नियम होता है कि यदि अंतिम अंक सम है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो अंतिम अंक यहाँ 4 है, 2 से विभाजित होगी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से विभाजित होगी, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। तो आप देख रहे हैं 24 जो है 2 पे घात 3 गुणा 3 के रूप में व्यक्त कर दिया गया।
यहाँ ये भी अभाज्य संख्या है 2 और ये भी अभाज्य संख्या है 3। यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम थी कि भाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। आप देख रहे हैं भाज्य संख्या 24 बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। बस सिंपल सी बात है। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब हम एक्सरसाइज पर पहुंचते हैं। इसी थ्योरम का उसमें यूज करना है आपको। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें 5 पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट है 140। इसको मैं यहां व्यक्त करूंगा, तो इसके लिए हमें पहले 140 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। मैंने अभी बताया था कि अभाज्य गुणनखंड करने के लिए केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग देते हैं, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है तो 2 का भाग दे देंगे। 2 सत्ते 14 और 1 0। फिर से 2 का भाग जाएगा, 2 3 6, 2 पंजे 10। अब इसमें अंतिम अंक 5 है, इसलिए 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का जाएगा या नहीं जाएगा ये चेक करेंगे। तो 3 से विभाजिता का नियम होता है कि अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होती है। तो यहाँ अंकों का योगफल 5 और 3 8 होगा। जोड़ने पर 8 3 से विभाजित नहीं, इसलिए 35 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं 5। 3 के बाद अभाज्य संख्या मिलती है 5, और 5 से विभाजिता का नियम होता है कि अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। तो 5 दिख रहा है आपको, तो इसमें 5 का भाग चला जाएगा। 5 सत्ते 35, 7 अभाज्य संख्या है, 7 एकम 7। तो यहाँ आपने देखा 140 2 का घात 2 गुणा 5 गुणा 7 के रूप में व्यक्त हो गया। बस इतना सा काम आपको करना था। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। इसमें जो सेकेंड पार्ट है आपका वो 156 इज इक्वल टू, इसमें हम 156 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो इसके लिए 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग दे देते हैं। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 ये। फिर 2 का फिर से जाएगा, तो 2 3 6, 2 9 18। अब ये बेटा 39 हो गया। 2 का तो नहीं जाएगा क्योंकि अंतिम अंक विषम है, 9 है। तो हम इनको जोड़ के देखें। 9 और 3 12, 12 में 3 का जाता है, इसलिए इसमें भी 3 का जाएगा। तो 3 का भाग दे दीजिए। 3 एकम 3, 3 का 9, 13 में 13 एकम 13। तो ये आपका हो गया 2 का घात 2 गुणा 3 और गुणा 13। इस तरीके से आपने 156 को, एक जो कि एक भाज्य संख्या थी, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका, मैं एक और सॉल्व कर देता हूं, बाकी क्या आप करेंगे। वो है आपका 3825। इसको यहां व्यक्त करूंगा। यहां गुणनखंड कर लेता हूं, अभाज्य गुणनखंड 3825 के। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, उद्देश्य है कि विभाज्यता के नियम आपको याद हो जाए। सबसे पहले हम 2 से जांच करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? तो आंसर नहीं जाएगा, क्योंकि अंतिम अंक 5 है। जब किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है तो उसमें 2 का भाग जाता है, अन्यथा 2 का भाग नहीं जाता है। तो यहाँ अंतिम अंक 5 है, इसलिए 2 का भाग नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 के बाद अभाज्य संख्या मिलती है आपको 3। 3 से विभाजिता का नियम होता है कि संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ जोड़ के देखेंगे, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। 18 में 3 का भाग जाता है, इसलिए संख्या में भी जाएगा, दे दीजिए। 3 एकम 3, 8 में 3 दूनी 6, 2 बचेंगे 22 हो जाएंगे, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा 15 हो जाएंगे, 3 पंजे 15। फिर से चेक करेंगे, क्या फिर से इसमें 3 का भाग जाएगा? जोड़ते हैं। 2 1 और 2 3, 3 और 7
10 और 5 15, 15 में 3 का भाग जाता है, इसलिए इसमें भी 3 का भाग जाएगा, दे देते हैं। 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। फिर से वही काम करके देखते हैं, क्या इसमें 3 का भाग जाएगा, जोड़ लेते हैं। 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसलिए इसमें भी नहीं जाएगा। 3 तक का काम खत्म हो गया। 3 के बाद आपको अभाज्य संख्या मिलती है 5, 5 का भाग देके देखेंगे तो 5 से विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। 5 है, 5 का भाग चला जाएगा, दे देते हैं। तो ये बच जाएगा 5 8 40 और बचेंगे आपके यहाँ 2, 25 हो जाएंगे, 5 पंजे 25, 85। फिर से 5 का जाएगा तो यहाँ 5 एकम 5, बचेंगे आपके यहाँ 3 35 हो जाएंगे, 5 सत्ते 35, 17 एकम 17। तो आपने देखा ये एक भाज्य संख्या थी 3825, उसे मैंने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। कैसे कर दिया वो जरा देख ले। 3 2 बार था तो 3 का घात 2 गुणा 5 2 बार था तो 5 का घात 2 गुणा 17। ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भाज्य संख्या है। तो इस भाज्य संख्या को मैंने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। ये प्रोसेस है। उम्मीद करता हूं 3 क्वेश्चंस में आपकी समझ में आ गया होगा। सरल वर्ग है, इसमें ये 4th और 5th पार्ट आप लोग स्वयं सॉल्व कर लेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू।